नमस्कार। उत्तराखंड युवा कांग्रेस की प्रस्तुति देवभूमि की बात में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुमित्र भुल्लर जी। भुल्लर जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स नेहा। आज सुमित्र जी से हम बात करने वाले हैं प्रदेश के युवाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में, भाजपा सरकार की नाकामियों के बारे में और कांग्रेस पार्टी इन नाकामियों के बारे में क्या सोचती है और इसके क्या सॉल्यूशंस लेकर आती है, उनके बारे में भी। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये चीज जानना चाहती हूँ कि विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है इन चुनावों को लेकर? देखिए, विधानसभा चुनाव नज़दीक होने के साथ-साथ जो पब्लिक का गुस्से का जो एक कहावत है कि गुस्से की एक लिमिट्स जो हैं वो क्रॉस हो गई हैं और इस समय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एग्रेसिवली जनता के बीच में लगातार जा रही है। आप यूथ रिलेटेड इश्यूज़ की बात करिए, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ की बात करिए, आप महँगाई की बात करिए, इन तमाम मुद्दों को बहुत आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उठाने का काम किया है। तो जितने भी पब्लिक के मुद्दे हैं, वो उठाने के साथ-साथ ही कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक ढांचे को भी चाक-चौबंद करने का काम किया है और वर्तमान परिस्थितियों में अभी चुनाव में 2 ढाई महीने हैं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत कम चुनाव देखे हैं जिसमें 2 ढाई महीने पहले ही आने वाले चुनाव के जो रिजल्ट होते हैं वो पहले ही क्लियर हो जाते हैं। तो ये उसी तरीके का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं, कांग्रेस की तैयारियां मजबूत हैं, ठोस है, जनता के हित में है और कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जा रही है और आने वाले चुनाव में सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी स्टेट। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जा रही है। हम देख रहे हैं प्रगति के पथ पर उत्तराखंड करके कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन में कांग्रेस पार्टी लोगों के पास जाकर, घर घर जाकर अपने मैनिफेस्टो के लिए कंसल्टेशंस ले रही है। इसमें किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है और लोग क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि खाली सरकार बनाना ही उद्देश्य नहीं है। सरकार बनने के बाद किस दिशा में सरकार किस तरीके से लोगों की मदद करेगी, क्या मेन मुद्दे होंगे, किन समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र टाइम बाउंड तरीके से किया जाएगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम, जैसा आपने बताया कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, यूथ कांग्रेस लगातार युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में जा करके उनसे बात कर रहे हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें निकल करके आ रही हैं लोगों के बीच से और उन सारे पॉइंट्स को कंपाइल किया जा रहा है। जैसे मैं पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं एक पॉइंट कोट करना चाहता हूं। जैसा इस पुरानी गवर्नमेंट में क्या हुआ कि कुछ पोस्ट निकाली गई, उसके बाद उस पोस्ट पे 1000 पोस्टों पे लाखों की संख्या में लोगों ने आवेदन किया, लोगों से फॉर्म की फीस ली गई और उसके बाद अलग अलग जांचों के नाम पे, पेपर लीक के मामले के नाम पे, कोर्ट में जाने के नाम पे तरीके 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 से घुमा घुमा कर 3-3 साल हो गए, लेकिन कई परीक्षाओं के परिणाम आज तक घोषित नहीं हुए। तो हमारा स्टूडेंट वर्ग जो है, जो सबसे ज्यादा त्रस्त है इस समय, वो चाहता है कि उनके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना डाला जाए ऐसे फॉर्म की फीस लेकर के। तो हम लोगों ने अपनी पार्टी से बात हुई है, लीडरशिप से बात हुई है और लीडरशिप कन्विंस्ड है और लीडरशिप बहुत संवेदनशील है युवाओं को लेकर के। तो लीडरशिप ने कमिट किया है कि हम इस पॉइंट के साथ साथ ऐसे और भी जो पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे उपनल के लोग हैं जो लगातार प्रदर्शन करते आए हैं। हमारी सरकार जब थी तो हमारी सरकार ने एक नियम बनाने का काम किया था कि जो उपनल के लोग हैं, जो अस्थायी हमारे कर्मचारी हैं प्रदेश में, उनको किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। उनको हल्के हल्के परमानेंट करने की एक नीति हमारी सरकार बना करके गई थी, लेकिन इस नीति को कूड़ेदान के डब्बे में फेंकने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो उपनल समेत, फार्मासिस्ट समेत ऐसे बहुत सारे रोजगार की बातें हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं जिनको जो ग्राउंड लेवल से निकल करके आए हैं और मैं धन्यवादी हूं अपने लीडरशिप का कि वो लोग बहुत गंभीर हैं इस विषय पर और इन सारे पॉइंट्स को कंपाइल करके हम एक युवा हितैषी मैनिफेस्टो बनाने का काम करेंगे और साथ ही साथ हम जनता के बीच में जाएंगे तो हम टाइम बाउंड सॉल्यूशंस लेकर के जाएंगे कि इतने टाइम के अंदर हम इन सॉल्यूशंस को करेंगे। इस चुनाव में हमने देखा है कि उत्तराखंड युवा कांग्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्राउंड वर्क जिसे हम कहते हैं अक्सर, उस ग्राउंड वर्क में उत्तराखंड युवा कांग्रेस बहुत ही एक्टिव नजर आती है। कार्यशैली जो है युवा कांग्रेस की बहुत अग्रेसिव है। काफी अच्छे से आप लोग काम कर रहे हैं। चाहे डोर टू डोर कैंपेन्स की बात हो, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, उत्तराखंड युवा कांग्रेस छाई हुई है। इसको आप कैसे लीड करते हैं और आप क्या सोचते हैं कि आने वाले चुनाव में युवा कांग्रेस का कैसा रोल रहेगा? देखिए नेहा, ये इम्पोर्टेंट बात है और वैसे भी कोई भी स्टेट, और हमारा उत्तराखंड तो वैसे भी युवा राज्य है और यहाँ के युवा उत्तराखंड के विकास के साथ साथ दुनिया के अलग अलग जगह उस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देते रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग
कर्मठ लोग माने जाते हैं हमारे उत्तराखंडी युवा जो हैं। और वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि प्रत्येक युवा जो प्रदेश का है, वो यूथ कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। और पहले मैं मुझे कोई संकोच नहीं है कि पहले हमें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उनको अप्रोच करना पड़ता था, उनसे बात करनी पड़ती थी, अपने इश्यूज को लेकर के उनके बीच जाना पड़ता था। हम उनको समझाने का प्रयास करते थे कि क्या सही है और क्या क्या हमने सही किया और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत कर रही है। लेकिन आज ऐसी एक चेतना जाग चुकी है पूरे प्रदेश में कि मुझे लगता है कि आज हम कुछ भी बात करते हैं, अगर हम यूथ के मुद्दे उठाते हैं, तो युवा स्वयं घर से निकल करके हमारे साथ शामिल होने लगा है। तो ये एक शुभ संकेत है। ये शुभ संकेत कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, ये शुभ संकेत हमारे प्रदेश के भविष्य के लिए है। और मैं बहुत कन्विंस्ड हूं कि इस समय जितना प्रदेश का युवा यूथ कांग्रेस के झंडे के नीचे एकत्रित है, उतना कहीं और नहीं है। मुझे इस बात का, और इस बात के लिए मैं अपने तमाम यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमने ऐसा देखा है कि इस समय पर उत्तराखंड प्रदेश का युवा बेहद आक्रोशित है। उनके पास नौकरियां नहीं हैं। कोरोना लॉकडाउन के समय पर काफी सारे लोग वापस लौटकर उत्तराखंड की तरफ आए और सरकार ने बड़े बड़े वादे किए कि स्वरोजगार दिया जाएगा, रिवर्स माइग्रेशन को अब अच्छे तरीके से सरकार हैंडल कर पाएगी, लेकिन धरातल पर ऐसा होता हुआ हमें कुछ दिख नहीं रहा है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए नेहा, मैं बहुत कन्विंस, बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं, और मेरा पूरा यकीन है और मेरा मानना है कि ये जो सरकार है, ये केवल और केवल हेडलाइंस की सरकार है। ये कोई भी एक नया बात लेकर के आते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स देने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा होगा, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मुझे लगता है देने जरूरी हैं। हमने इस 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर देखे। पहले चीफ मिनिस्टर 7 लाख नौकरियां देने की बात करते थे, और इनके अहंकार इतना है इनके अंदर कि इनके मिनिस्टर स्टेटमेंट देते थे कि उत्तराखंड की बेरोजगारी दर माइनस में है। आप लोग को याद होगा। उसके बाद एक दूसरे मुख्यमंत्री आए जो 1 लाख नौकरी देने की बात करते थे। उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री ने आकर के कहा कि चुनाव आ गया है तो थोड़ी प्रैक्टिकल बात करें, तो उन्होंने 22,000 को उस फिगर को 22,000 पर ले आए। लेकिन आउटपुट क्या है? आउटपुट यह है कि नई नौकरियां तो छोड़ो, जो पुराने लोग नौकरियों में लगे हुए थे उनकी भी नौकरी आज की डेट में सुरक्षित नहीं रही। एक दौर था, कांग्रेस की सरकार थी, उत्तराखंड बना था, नरेंद्र तिवारी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो हमें दूसरे दिन सूचना मिलती थी कि कोई नया इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बिरलाज, टाटाज, अशोका लेलैंड्स, ब्रिटानिया, पार्लेज वगैरह वगैरह, ऐसे तमाम सैकड़ों की संख्या है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने को आतुर रहती थी। हमें पता चलता था दूसरे चौथे दिन की सो एंड सो इंडस्ट्रीज इन कमिंग इन उत्तराखंड, और एक नया प्लांट लगने जा रहा है और इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आज कंडीशन क्या है? आज चौथे दिन हमें ये जानकारी मिलती है कि वो सो एंड सो फैक्ट्री वो बंद हो रही है और वो अपना यहां से पूरा बोरिया बिस्तर समेट के यहां से जा रहे हैं। ये क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है। ये पॉलिसी क्राइसिस का विषय है। ये इसलिए पॉलिसी क्राइसिस का विषय है कि इन्होंने कोविड की आड़ में सारे जो श्रम कानून थे उनको कमजोर करने का काम किया। आज की डेट में फैक्ट्री बंद हो जा रही है और जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उस फैक्ट्री के, वो अपने भविष्य बचाने की लड़ाई सड़कों पर उतर कर लड़ रहे हैं। आज जो हमारे पुराने फार्मासिस्ट भाई हैं, जिनको हम लोगों ने, जिनके लिए पोस्ट क्रिएट करी थी, पोस्ट निकाली थी, आज वो 125 दिन हो गए हैं उनको धरने पर बैठे हैं। हमारे बीच में जो उपनल के लोग हैं जिनको हमने नौकरी देने का काम किया था, वो लगातार अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक दौर था जब अगर संघर्ष करने की आवश्यकता भी पड़ती थी तो नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, नौकरी पाने के लिए इंटरव्यूज देने पड़ते थे, नौकरी पाने के लिए लोगों को अप्रोच करना पड़ता था। आज हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे प्रदेश का युवा नौकरी पाने की उम्मीद तो बिल्कुल छोड़ चुका है, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा खराब माहौल हमारे प्रदेश के लिए कभी हो नहीं सकता। और मौके की जो सरकार है, इनका आप कोई भी स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए। इन्होंने आशा वर्कर्स हमारी धरने पर रही, भोजन माताएं लगातार अपने मानदेय बढ़ाने की बात करती रहती हैं, उपनल, संविदा लेके तमाम सो एंड सो जितनी जितनी जगह जहां पर नौकरी दी जा सकती है, वहां पर आप देखिए कि इन्होंने केवल और केवल स्टेटमेंट्स देने का काम किया है, हेडलाइंस बनाने का काम किया है। तो तभी मैं बार बार इस सरकार को हेडलाइन सरकार कहता हूं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने नौकरी अगर कुछ लोगों को दी गई है इस पिछले 5 सालों में, तो किसको दी गई है? भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष के परिवार के बच्चों को, देहरादून के मेयर के बच्चों को, इनके आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को। मैं नाम के साथ, पोस्ट के साथ आपको बता सकता हूं कि कहां कहां पर इनको कहां कहां लोगों को नौकरी दी है। और
इनके जो मंत्री हैं, उन्होंने पीआरडी में भी नौकरी लगाने के लिए कोविड के टाइम पे आम युवाओं से, गरीब के बच्चों से पैसे लेने का काम किया है। मैं ये केवल आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसके पास तथ्य है। मैं जल्दी ये तथ्य प्रस्तुत करूंगा। उन मंत्रियों के घरों का घेराव करने का हम लोग काम करेंगे। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अगर कुछ लोगों को रोजगार दिया है तो मंत्रियों ने अपने रिश्तेदारों को, एक हमारे प्रदेश में एक मंत्री है जिनका बैकग्राउंड बिहार से है, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, अरविंद पांडे जी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बिहार से लाकर के यहां पर नौकरी देने का काम किया और उत्तराखंड के युवाओं के हकों को मारने का काम किया। तो ऐसे तमाम तमाम उदाहरण हैं जिससे बिल्कुल ये स्पष्ट नजर आता है कि इस सरकार की नीयत युवाओं के हित में नहीं है। आपने अभी अभी शिक्षा व्यवस्था की बात की। हमने देखा कि कोरोना लॉकडाउन के समय पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और उनके माँ बाप की नौकरियां छूटने की वजह से उनके पास इतना पैसा भी नहीं रहा कि वो डिजिटली अपनी पढ़ाई कर सके। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से हमें बदहाल नजर आई है और सरकार के पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव हमें नजर नहीं आया है। एक बार फिर से ओमिक्रॉन वायरस का खतरा अब हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर मंडरा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार ने क्या व्यवस्था सही रखी है, और अगर उनके लिए कोई सुझाव हैं आपके पास तो वो भी जरूर बताएं। देखिए, शिक्षा के मामले में और पिछले 5 सालों में हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें शर्मसार होना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग नाम आते ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिमाग में आता है कि वास्तविकता में हमारी शिक्षा की स्थिति क्या है। कांग्रेस की सरकारों ने ज्यादा से ज्यादा छोटे से छोटी जगह पर, छोटे से छोटे गांवों में स्कूल खुलवाने का प्रयास किया ताकि बच्चे इजीली अप्रोचेबल स्कूल्स हों, बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस सरकार में क्या हुआ? इस सरकार में 10 नए स्कूल खोलने के ऊपर बात नहीं हुई, लेकिन सैकड़ों की संख्या में स्कूलों को मर्ज करने का काम वर्तमान की सरकार ने किया है। इसका डेटा गवर्नमेंट के संस्थानों का जो डेटा है मैं वो आपको बता रहा हूं, मैं स्वयं से कोई डेटा आपको नहीं दे रहा हूं। स्थिति शिक्षा की क्या है? शिक्षा की स्थिति यह है कि जो हमारे गवर्नमेंट में, जो हमारे जो उत्तराखंड में जो सबसे करप्ट ऑफिसर्स थे, उनको शिक्षा विभाग में मुख्य पदों पर बैठाया गया है। मैं एक नाम तो कई है, लेकिन मैं एक नाम के साथ उदाहरण का आपको बताता हूं। एक AK सिंह जी हैं, उनको विजिलेंस ने रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया था और कांग्रेस की सरकार थी। सरकार में शिक्षा विभाग में एक नोटिंग हुई थी कि ये ऑफिसर्स का रिकॉर्ड बहुत खराब है, ये बहुत करप्ट माना जाता है, इसको पकड़ा जा चुका है, तो इसलिए इसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भविष्य में ना दी जाए। ये सरकार बनते ही और हमारे शिक्षा मंत्री जो विद्वान हैं माननीय अरविंद पांडे जी, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आते ही AK सिंह जी को जिला शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा बनाने का काम किया। जब नीयत ही ठीक नहीं होगी तो हम शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार कर पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो शिक्षा व्यवस्था के सुधार के ऊपर चर्चा करना, डिबेट करना, उस राह को आगे बढ़ना, वो सेकंड स्टेप है। पहली स्टेप तो यह है कि हमारी गवर्नमेंट में जो लोग हैं, वर्तमान की सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी नीयत में खोट है। और जब मैं नीयत में खोट कहता हूं तो मैंने आपको एक AK सिंह जी का उदाहरण दिया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने स्कूल को मर्ज करने का काम किया, स्कूलों की संख्या कम करने का काम किया। इन्होंने बिहार से लोगों को ला करके यहां पर नौकरी देने का काम किया, अपने रिश्तेदारी के लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया अपनी सत्ता में बैठ करके। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, आप जानते हैं कि इस प्रदेश का इतना दुर्भाग्य है कि पिछले 2-3 सालों से जो हमारे ट्रांसफर्स की लिस्ट आती है, जो ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो होते हैं, उनकी संख्या 0 है। उत्तराखंड में जो रेगुलर ट्रांसफर होते थे वो बंद कर दिए पिछले 2 साल में कोविड की आड़ में। लेकिन जो पात्र लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको उस सुविधा का लाभ नहीं मिला। लेकिन जो इनके चहीते हैं, उनको अलग अलग जगह पर उनकी इच्छा के माफिक नियुक्ति दी गई, पोस्टिंग दी गई। और तो और अपने साथियों को, अपने पार्टी के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को बताते हुए कि जो हमारे स्कूल्स जो शहरों में है, जो कस्बों में है, उनको दुर्गम की श्रेणी में रख दिया गया, जो सुगम स्कूल्स हैं। तो इस तरीके से, इस खराब नीयत से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी तो वो कभी सफल नहीं हो सकती। इस समय सुधार थी तो नीयत की थी, लेकिन मुझे दुख है कि हमारे शिक्षा मंत्री का, हमारी सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इनकी नीयत में खोट है, इन्होंने लोगों को चीट किया है। सर, युवा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है और सोशल मीडिया पर हमने देखा कि उत्तराखंड का नाम पिछले 1 साल में कई बार उछला है। चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया हो कि कोरोना एक जीव है, चाहे तीरथ सिंह रावत ने फटी जीन्स पर अपनी टिप्पणी दी हो, चाहे उसके अलावा कुंभ का घोटाला रहा हो, बार बार उत्तराखंड का नाम सोशल मीडिया पर उछलता रहा है। ना सिर्फ व्यवस्था खराब हुई है, बल्कि उत्तराखंड की छवि भी धूमिल हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
इसके लिए मुझे लगता है कि एक उत्तराखंडी के नाते हम शर्मसार होते हैं, और एक उत्तराखंडी के नाते मैं पूरे देश दुनिया के लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री आए। और नेहा, इसका असल वजह यह है कि जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को लेकर एड्रेस करने के लिए कोई जवाब ना हो, जब आपके पास महिला सुरक्षा को लेकर कोई जवाब ना हो, जब आपके पास शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में क्या आपकी नीति है ये बताने की स्थिति में आप लोग ना हो, तो सरकारें और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ऐसे अनर्गल बयानबाजी करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती हैं। त्रिवेंद्र जी के स्टेटमेंट के बारे में तो क्या बोलें, आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, मैं बहुत शर्मसार हूं कि हमारे प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसका ध्यान महिलाओं के कपड़ों पर है। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, एक पॉलिटिक्स से हटकर, ये बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है उत्तराखंडियों को कि क्या है, हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो है उसका ध्यान लोगों के विकास को छोड़कर महिलाओं के कपड़ों पर है। क्या इसलिए हम स्टेट में अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं? तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और रही बात उत्तराखंड की छवि खराब होने वाली बात, तो हमारी प्रदेश की छवि, और जब प्रदेश की छवि खराब होती है नेहा, तो प्रत्येक नागरिक की छवि खराब होती है। और हमारे प्रदेश के नागरिकों की छवि बेहद खराब करने का काम हमारे प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्रियों ने किया है। और आपने कभी कुंभ घोटाले की बात करी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को धर्म के ठेकेदार के रूप में प्रस्तुत करने का काम करती है, लेकिन हमारा महाकुंभ, हमारा धार्मिक सबसे बड़ा आयोजन, सनातनता की परंपराओं का प्रतीक आयोजन कुंभ, उसमें आपने घोटाले करने का काम किया, और उस घोटालों को डिबेट से बाहर करने के लिए आपने एक नया चीफ मिनिस्टर बनाने का काम कर दिया। तो मैं समझता हूं कि ये लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं, संवेदनहीन लोग हैं। इनको लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। इनको प्रदेश के नागरिकों की छवि से, प्रदेश की छवि से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल अपना एजेंडा लागू करना है। और जब ये लोग फंस जाते हैं तो अनर्गल बयानबाजी करके पब्लिक डिबेट से जो महत्वपूर्ण विषय है, जो रोजगार है, महंगाई है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, उन सब चीजों से डिबेट को हटाने के लिए, डिबेट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, और जो हमारे प्रदेश के नागरिकों को जिन्होंने शर्मसार किया है। और इनको मैं इस बात को ऐड करना चाहता हूं कि इन्होंने जो करना था कर लिया। अब जो करना है, अब हमारे प्रदेश की जागरूक जनता ने करना है, और वो उस समय का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं की एक बार बात कर लेते हैं। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और साथ ही साथ टिकटों में भागीदारी देने की बात करती हैं। उत्तराखंड में हमने ठीक इसका उल्टा देखा, जहां पर एक और महिलाओं पर लाठियां भांजी जाती हैं, हमारी माताओं बहनों पर लाठियां भांजी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर एक मंत्री आकर ये कह देते हैं कि घसियारी योजना के तहत वो उनको घास बेचेंगे। तो ये किस तरीके का विरोधाभास हम देख रहे हैं अपने राज्य में? मैं समझता हूं कि ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पार्टियों की, उन नेताओं की मानसिकता समझने के लिए। एक हमारी नेता है जो कहती हैं कि लड़कियों को समाज की मुख्यधारा पे लाना है, आधी आबादी को पूरा हक देने का काम करना है। वो स्लोगन देती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। एक सोच उनकी है, एक सोच कांग्रेस पार्टी की है, और दूसरी सोच हमारे प्रिय नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के प्रिय नेताओं की है, जो अभी भी उनको केवल घास काटने योग्य ही समझते हैं। उनको घसियारी जैसी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, और घसियारी जैसे शब्द का प्रयोग करके पहली बात तो उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। तो ये सोच का फर्क है, ये हमेशा से रहा है। और वैसे भी ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के कभी हक में नहीं रहे, और ये तो महिलाओं को उपयोग की वस्तु बताने में भी कभी पीछे नहीं हटते। अभी उदाहरण है, अगर देश के उदाहरण दूं तो मुझे लगता है बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन इनके इससे पहले इनके संगठन महामंत्री संजय जी थे। आप जानकारी में है कि उनको यहां से क्यों हटाया गया? उनके ऊपर जब महिलाओं को उत्पीड़न का आरोप लगे, और उनके बचाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के क्या बयान थे कि उनकी जरूरतें हो सकती हैं। ये किस प्रकार की मानसिकता है? और हमारी लड़ाई जो है वो इसी मानसिकता से है, और इस मानसिकता के लोगों को हम सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। हमने एक और बयान देखा था एक और मंत्री का, जिनमें वो कह रहे थे कि एक ऐप आया है जिसके थ्रू वो बारिश को इधर उधर कर सकते हैं। उसके बारे में आपका क्या विचार है, खास तौर पर एक ऐसे राज्य में जहां पर प्राकृतिक आपदाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं? मैं क्या कह सकता हूं इसके बारे में? इसके बारे में तो मुझे लगता है दैट्स फनी, इतना काफी है। तो क्या उत्तराखंड को एक फनी सरकार मिली है या घोटालेबाज सरकार मिली है? नहीं, घोटालेबाज तो है ही है, लेकिन ये नया मॉडल फनी गवर्नमेंट का भी लेकर आ गए हैं। और मैं तो जानना चाह रहा हूं ईमानदारी से, अगर माननीय मंत्री जी के पास कोई ऐसा मॉडल है तो हमें बताएं। हमारे क्षेत्र के किसान बहुत परेशान हैं
कई बार बरसात लेट होने की वजह से उनका नुकसान होता है, कई बार ज़्यादा बरसात होने की वजह से होता है। तो जब हमारे यहाँ कम बरसात होगी तो हम बगल से उधार ले लिया करेंगे बरसात, और जब हमारे यहाँ बरसात ज़्यादा हो रही होगी तो जिन क्षेत्रों में सूखा हो रहा होगा हम वहाँ भेज दिया करेंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले में ज़रूर उनका फीडबैक चाहता हूँ। युवाओं की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने किसान आंदोलन को अपना भरपूर समर्थन दिया और हमने देखा कि उत्तराखंड से भी कई सारे युवा कांग्रेस के लोग वहां अपना समर्थन देने के लिए, सेवा करने के लिए गए थे। अब जब किसान आंदोलन खत्म हुआ तो हमने ये भी नोट किया कि आपने अपने गृह क्षेत्र में किसानों का जोरदार स्वागत किया। किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था और इस आंदोलन ने किसानों की चेतना जगाने का काम किया है। देश के अन्नदाताओं को ये एहसास कराने का काम किया है कि वो ताकतवर हैं। उनको उनकी ताकत, वो हनुमान को, जैसे हनुमान जी को ताकत याद दिलानी पड़ती थी ना, तो हमारे देश के किसान को हनुमान की तरह उनकी ताकत का एहसास कराने का काम इस आंदोलन ने किया है। और मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन में जो किसानों की जीत है, वो किसानों की ही जीत नहीं, वो इस देश के लोकतंत्र की जीत है, वो इस देश की जीत है, और वो इस सरकार के अहंकारों पर कुठाराघात है। और मैं इसके लिए देश के प्रत्येक किसान को, देश के प्रत्येक नागरिक को, और मैं तो समझता हूं कि किसानों के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की लड़ाई थी, क्योंकि प्रत्येक नागरिक उपभोक्ता है। तो देश के प्रत्येक उपभोक्ता की लड़ाई को, देश के प्रत्येक किसान की, प्रत्येक नागरिक की लड़ाई में, इसमें जो किसानों को जीत मिली है, मैं उनके लिए, उनके जज्बे को सलाम करना चाहता हूं। उन्होंने 1 साल से ज़्यादा समय तक बॉर्डरों में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, सड़क पर अपना जीवन जिया है। तो मैं समझता हूं कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और ये आंदोलन में किसानों की जीत आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य के लिए ये एक सुखद संदेश है, हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए। एक बार फिर से कोरोना काल की यादें ताजा कर लेते हैं। श्री राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस श्री श्रीनिवास बीवी जी के कहे अनुसार उत्तराखंड युवा कांग्रेस ने भी भरसक प्रयत्न किया कि जितना हो सके कोरोना के समय पर उत्तराखंड के नागरिकों की मदद की जा सके। लेकिन वहां पर भी हमने देखा कि सरकारी व्यवस्थाएं लचर ही रही। चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सरकार लोगों की मदद करने में नाकाम रही है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना काल की जो कुव्यवस्था थी उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों की मदद करते हुए कैसा रहा? देखिए, कोविड टाइम पे एक बहुत ही टफ टाइम था वो। और दूसरा दुख इस बात का होता है कि वो इतना मुश्किल समय, एक हम हेल्थ इमरजेंसी के दौर से हम गुजर रहे हैं, उस समय भी हमारी गवर्नमेंट सियासी बातें करे, हमारी गवर्नमेंट उसको पॉलिटिसाइज करने का काम करे, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं तमाम युवा कांग्रेस के लोगों को, देश भर के हमारे कांग्रेस जनों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने असली मानवता का धर्म निभाने का काम किया है, लोगों की मदद करने का काम किया है। और आप अपने स्टेट की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो मुझे, हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे थे। पहले हमारे लिए, हम लोग सब लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान रहता है कई बार किसी को कहीं पर बेड अवेलेबल करा देना, या किसी की हेल्प करा देना, किसी के लिए कांटेक्ट करा देना कंसर्न आदमी से। लेकिन उस दौर में ये स्थिति थी कि एक एक बेड दिलाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा था। एक एक बेड दिलाने के लिए लगातार हॉस्पिटल्स को अप्रोच करना पड़ रहा था, उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ रहा था, उनके पास जाना पड़ रहा था। और ज़्यादातर मामलों में तो हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करके, जहां हमें अलग बेड लगवाने पड़ रहे थे, अलग बेड लगाने की जो कैपेसिटी थी हॉस्पिटल्स की, वो भी खत्म हो गई थी। उसके बाद मेरे सामने कई लोगों ने सड़क पर दम तोड़ा है। मैं जानता हूं वो बहुत दुखदाई समय था, और भगवान करे ऐसा समय हमारे प्रदेश के लोग, हमारे देश के लोग दोबारा कभी ना देखें। लेकिन जितनी वो हेल्थ इमरजेंसी थी, उससे ज़्यादा वो जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, वो सरकार की लापरवाही की वजह से हुई थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले सबको आगाह करने का काम किया। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सरकारों को राय दी, सरकारों को सुझाव दिया कि सुनामी आने वाली है, हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट को उसको सीरियसली लेना चाहिए था, हमें पूर्व समय रहते तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन हमने तैयारी करने की जगह विपक्ष के नेताओं का मजाक बनाने का काम किया इन सरकारों ने। ये उनकी संवेदनहीनता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं समझता हूं कि अभी भी, जैसे अभी ओमिक्रॉन का हम वेरिएंट की चर्चा अभी सुन रहे हैं, और जैसे आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो मेरा अभी भी निवेदन है मौके की सरकार से कि संवेदनशील बनो, लोगों की मदद करो,
अगर ऐसी इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति आती है तो उसके लिए हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ो। जो हमारे साथी जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिनके माँ बाप दोनों, जिनके जो परिवार के पालक थे, जो परिवार की सब परिवार को चलाते थे, वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। उन बच्चों की मदद करने का काम सरकार करे। जो लोग सरकार की कमियों के कारण जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन परिवारों का लोग मदद करने का काम करे। सर, बहुत सारे परिवारों ने जो अपने परिवार में सदस्य था, जो कमाता था, जो परिवार चलाता था, वो खोए हैं, उनकी मदद करे, उनको मुआवजा देने का काम करे। तो अभी भी समय है, अभी आचार संहिता लगने में कुछ दिन बचे हैं, तो मैं समझता हूं कि सरकार को उन तमाम लोगों की मदद को आगे आना चाहिए। और अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी पूर्व में जो भी संभव तैयारियां हैं, जो भी जरूरी तैयारियां हैं, वो की जानी चाहिए, ताकि वैसा दुखदाई और कष्ट वाला समय हमें दोबारा देखने को ना मिले। जी। तो कोरोना काल को जब भी हम याद करते हैं, हमें वो समय याद आता है जब हमने अपनों को भी खोया और अपने आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा। तो वो निसंदेह हम सबके लिए एक बहुत ही दुखदाई समय बीता है और उम्मीद है कि दोबारा हमें ऐसा समय देखने को ना मिले। सर, एक बात और बताइए कि भाजपा सरकार की 3 सबसे बड़ी नाकामियां पिछले 4.5 साल में क्या रही हैं? मुझे लगता है कि 3 आपने कम पूछी, आप 300 भी पूछ सकती थी, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि है ही नहीं। देखिए, कोविड के दौर में हेल्थ इमरजेंसी में पूरा हेल्थ सेक्टर कोलैप्स हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी उपलब्धि इनके पास बताने के लिए नहीं है। और तो और चुनाव नजदीक देखकर कई जगह इन्होंने ऐसे शिलान्यास करने का काम किया है, ऐसे एक दो तो ऐसे महाविद्यालय खोलने का काम किया है जिसमें एक भी ईंट नहीं लगी। पुरानी बिल्डिंग का एक कमरा, एक इंटर कॉलेज का कमरा लेकर के महाविद्यालय का बोर्ड लगा दिया बाहर से। तो शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, रोजगार की बात करें, तो रोजगार देना तो जरूर, रोजगार छीनने का काम इस सरकार ने किया है। आप कोविड के दौर में, आपदा के दौर में आप भेदभाव की बात करें तो पूरे प्रदेश के लोगों ने भेदभाव झेला है उनका। आप बात करें इंडस्ट्री की तो लगातार इंडस्ट्री हमारे प्रदेश से पैक करके वापस जा रही है। आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया, ऐसा काम नहीं किया गया है जिसकी ये लोग जिसके चलते अपनी पीठ ये लोग थपथपा पाए। आप किसी भी क्षेत्र को उठाकर देख लीजिए। आप बात करिए घोटालेबाजों की तो इन्होंने तो धर्म को भी नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार के मामलों में पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती, उत्तराखंड की बेइज्जती करवाने का काम इन लोगों ने किया है। ये स्वरोजगार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम स्वरोजगार के आंकड़े उठाकर देखिए कि ब्लॉकों में आवेदन हजारों की संख्या में है और ज्यादातर ब्लॉकों में जो लाभार्थी हैं वो दर्जनों की संख्या में भी नहीं है। तो ये केवल जुमलेबाज हेडलाइन सरकार है, इनकी नीयत में खोट है, ये संवेदनहीन है। अगर इनकी कमियां गिनाने की बात करें तो कई किताबें भर जाएंगी, लेकिन इनकी कमियां हम पूरी तरीके से विवरण नहीं कर पाएंगे उनका। तो मैं समझता हूं कि कमियां, एक तो होती है कमियां और दूसरा होता है जनता के सामने कमियां उजागर होना। तो इनकी कमियां इस समय पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक डोमेन में जा चुकी हैं। जनता को जानकारी मिल चुकी है कि उनको किस तरीके से ठगा गया है और इनका अंत निकट है। जी। कांग्रेस पार्टी कौन से 3 बड़े मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से रोजगार की बात करती रही है, हमेशा से आर्थिक विकास की बात करती रही है, हमेशा महंगाई को नियंत्रित करने की बात करती रही है। तो कांग्रेस के पास मुद्दे तमाम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय बेरोजगारी, महंगाई प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जिन ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका जनता समाधान चाहती है, तो मुझे लगता है कि हम लोग आक्रामक तरीके से इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा पाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी के रूप में युवा नेतृत्व की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेसियों को आगे बढ़ाने की बात करती है, प्रदेश के युवाओं की बात कर रही है। आपको क्या लगता है कि क्या पुष्कर सिंह धामी सिर्फ एक फेस है और भाजपा सरकार युवाओं के लिए काम करने को लेकर सीरियस नहीं है या है? देखिए, खाली युवा होने से ही युवाओं का हित नहीं होता। युवा हित की, युवा हितैषी नीतियां बनानी पड़ती हैं। हाँ, इनको तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने एक युवा कार्ड खेलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मुझे भी, मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे भी उस दिन लगता था कि शायद कुछ बेहतर
होगा। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ आज कहता हूं कि जो उम्मीदें, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से हमें कुछ उम्मीदें हैं नहीं, लेकिन एक कम उम्र का मुख्यमंत्री बना था तो हमें लगता था कि शायद इस व्यक्ति के मन में अपने युवा भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए कुछ दर्द हो, शायद ये उनका दर्द कम करने का काम करे। लेकिन दुख की बात है कि इन्होंने एक एक सिंगल भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये साबित हो कि ये युवा हितैषी है। केवल, अब वो वही बात दोबारा आ गई, केवल हेडलाइन सरकार। इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले कहा कि जो अतिथि शिक्षक जिनको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था उनका हम मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। वो आज तक केवल घोषणा है। आशाओं को लेकर, मोजन माताओं को लेकर, उपनल वालों को लेकर, फार्मासिस्टों को लेकर, हमारे सिडकुल में जो एम्प्लॉयज हैं उनको लेकर के आप देख रहे हैं क्या हालात है। किसी के हित की इन्होंने कोई नीति बनाने का काम किया है? नहीं किया है। आज की डेट में हमारा प्रदेश एक संवेदनहीन सरकार के दौर में हड़ताली प्रदेश बन चुका है। आप जिस भी शहर में चले जाइए, आपको हर शहर में लोग धरना देते मिलेंगे और नारे लगाते मिलेंगे सरकार के खिलाफ, सरकार से मांग करते दिखेंगे कि हमें रोजगार दो, हमारे ऊपर से अन्याय बंद करो। तो इस युवा मुख्यमंत्री जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग युवा कह रहे हैं, वो युवा चेहरा जरूर हो सकता है लेकिन युवा हितैषी मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं है। इस बात को मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। आगे आने वाले समय में राजनीति में और सामाजिक तौर पर भी उत्तराखंड के युवाओं का इस प्रदेश के विकास में आप क्या योगदान देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड का युवा प्रदेश का भविष्य है और उत्तराखंड के युवाओं की जो ऊर्जा है, जो उनकी जवानी है, जो उनकी ताकत है, उसको सही जगह में चैनलाइज किया जाना बहुत जरूरी है। हमारा युवा पिछले समय से उदासीन सरकार के चलते राह भटक रहा है। राह वो क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसको रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। वो परेशान इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को पहले रोजगार मिला हुआ है उनका भी रोजगार लगातार छीना जा रहा है। तो अगर हम प्रदेश का विकास चाहते हैं, अगर हम प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें जरूरी है कि अपने प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाना, उनको अवसर दिलाना। उनको रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, उनको स्वरोजगार के अवसर मिलने चाहिए, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। होता क्या है नेहा, कि जब एक परिवार का जो बड़ा बेटा बेटी होते हैं उसको देख करके उसके छोटे लोग उससे सीखने का काम करते हैं, उसको उसी दिशा में चलने का प्रयास करते हैं। पहले छोटे बच्चे मोटिवेट होते थे कि मेरे बड़े भैया, मेरे परिवार के और बड़े लोग, इन्होंने पढ़ाई लिखाई अच्छी करी, आज वो एक सिक्योर्ड फ्यूचर है उनका, आज वो एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, आज वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आज उनका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। तो जो नेक्स्ट पीढ़ी थी वो उसको देख करके मोटिवेट होती थी और उस दिशा में चलने का प्रयास करती थी। आज उल्टा हो गया है। आज दुर्भाग्य की बात है। आज अगर आप, एक मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लोगों के बीच में जाता हूँ, हम प्रदेश भर में भी युवाओं को बीच में जाते हैं, छात्रों के बीच में जाते हैं। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, एक बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि आप हमसे कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई की आप लोग बातें करते हैं, लेकिन क्या है, जो हमारे ताऊ जी का बेटा है वो भी तो इतना पढ़ लिख के उसने तो पता नहीं क्या क्या कर लिया, वो भी तो आज पढ़ लिख के घर बैठा है। वो मेरे पड़ोस में मोहल्ले में दूसरा है, वो भी तो घर बैठा है। वो हमारी दीदी है, वो तो पढ़ने में बहुत तेज होती थी, वो तो टॉप करती थी, आज वो भी घर बैठी है। तो क्या करना है पढ़ लिख के? तो ये हम बहुत गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हमें जरूरी है, अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन को मोटिवेटेड रखना है, अगर हमने युवाओं का कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, हम प्रदेश को आगे बढ़ाने में, सोसाइटी में अगर कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारा प्रदेश आगे बढ़े, तो हमें आने वाली पीढ़ी को एक सकारात्मक संदेश देने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि हम अपने जो एजुकेटेड मास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, उनको अवसर दिलाने का काम करें। हमारी आवश्यकता है कि हम जो छात्र, जो हमारे छोटे भाई बहन जो इस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का काम करें। और ये ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम लोग अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। एक युवा होने के नाते प्रदेश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा अपनी लीडरशिप की बातों को बहुत सुनता आया हूँ, बहुत मैंने समझने का प्रयास किया है। हमने गांधी को भी पढ़ने का प्रयास किया है, हम भगत सिंह जी की सोच को भी मानने वाले लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्रदेश का युवा है, वैसे वो जागरूक युवा है, नो डाउट, लेकिन कई बार राजनीतिक लोग अलग अलग पैतरे अपना करके उनको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो मैं
राजनीति से हटकर बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रदेश के युवा, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे साथी, सब लोग जिम्मेदार बने, सब लोग सही को सही कहें, सब लोग गलत को गलत कहें, और इस अंधभक्ति के युग में इस अंधभक्ति से बाहर निकलने का काम करें। और जेन्युइनली हमें अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, हमें शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन मुद्दों पर चर्चा में लाना है, हमें रोजगार की बात करनी है, हमें रोजगार के नाम पर, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य में अच्छी सुविधाओं के नाम पर आने वाली सरकारों को चुनना है, ताकि सरकारों के ऊपर हमेशा ये दबाव बना रहे कि अगर हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, महिलाओं को सुविधा देने के क्षेत्र में, गरीबों को मदद करने के क्षेत्र में अगर हमने कोई काम नहीं किया, तो हमारे प्रदेश के जागरूक युवा हमें सत्ता से बाहर कर देंगे। तो ये सारा दबाव यह प्रत्येक राजनीतिक दल पर बने रहना आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के युवा महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य के नाम पर मतदान करें, विकास के नाम पर वोट दें, और एक अच्छी सरकार चुनें जो उनका ख्याल रख सके, जो उनके प्रति संवेदनशील हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्र भुल्लर जी। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में यूं ही उत्तराखंड युवा कांग्रेस आगे बढ़ती रहेगी। तो ये तो थी देवभूमि की बात, जिसे आप देख रहे थे उत्तराखंड युवा कांग्रेस के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। अगर आप आगे भी इसी तरह के इंटरव्यूज देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवा और उत्तराखंड का नेतृत्व क्या सोचता है इस प्रदेश के बारे में, तो हमें फॉलो जरूर कीजिए।